अब समस्या है ये कि अगर हम उसे एक्सेलरेट कराएंगे, सीधा एक्सेलरेट कराएंगे, तो हम स्पेस में एक जगह पर नहीं रुक सकते, हमें लगातार चलते रहना पड़ेगा। और यही है मुसीबत, क्योंकि अगर हम लगातार चलते रहेंगे तो जब सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमारे संसाधन खत्म होंगे, तो उसकी सप्लाई चेन को कैसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि हम तो वहाँ रहेंगे ही नहीं जहाँ पर हमने अपना स्पेस स्टेशन या फिर स्पेस कॉलोनी बनाई थी। अगली मुसीबत, आज की तारीख में स्पेस एक्स 1 किलोग्राम वजनी सामान को स्पेस में ले जाने के लिए लगभग $1650 की पर्ची काटती है। ज्यादा नहीं लग रहा होगा? काहे को लगेगा, हमारे कौन सा घर से जा रहा है। अंदाजे के लिए बता देता हूँ, भारत की जीडीपी लगभग $3.95 ट्रिलियन के आसपास है। अब अगर आपको स्पेस में 100-125 लोगों के रहने के लिए एक ऐसी चक्री तैयार करनी हो जिसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा की जा सके, तो उसका जो खर्चा नासा ने निकाला है वो है भाई साहब लगभग $6 ट्रिलियन। अब आप सोच रहे होंगे, हैं बस 6? एक मिनट रुक जाओ जरा, अंदाजा देता हूँ। अगर भारत में बनने वाला या पैदा होने वाला हर सामान या हर सर्विस के बदले में मिलने वाले पैसे को पूरी तरह से खर्च कर दिया जाए तो भी ये ना बनता, बिल्कुल भी ना बनता। तो इसके साथ कॉस्ट इशू भी जुड़े हुए हैं, बहुत महंगा है ये। तो मतलब क्या समझे, स्पेस में जाएं कि नहीं जाएं, मतलब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इतना पैसा तो है ही नहीं हमारे पास। तो देखो, इसका इलाज भी ढूंढा गया है और वो इलाज है कि चांद और मंगल पर चलो। सस्ता यही है, मतलब सस्ता तो नहीं है, लेकिन क्या पता भविष्य में सस्ता हो जाए, और वो निर्भर करेगा पानी पर। और पानी की कहानी तो मैंने आपको पीछे सुना ही दी है। लेकिन जरा ये सोचो कि स्पेस में घर बनेंगे कैसे। तो देखो, स्पेस में घर बनाने के लिए स्पेस क्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये स्पेस क्रीट क्या चीज है? अब देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि ऊपर भैया मतलब घर बनाने के लिए सीमेंट की फैक्ट्री तो लगी नहीं है, तो फिर वहाँ गारा से थोड़ी बनाएं घर। गारा समझते हो ना, मतलब पुराने जमाने में मिट्टी में पानी मिलाकर जो कीचड़ तैयार किया जाता था, उससे ईंटें चिपकाई जाती थी, इसको गारा कहते हैं। और आज भी आपको गारा के घर दूर दराज गाँव के इलाकों में शायद देखने को मिल जाएं। तो जो लूनर सॉइल है या फिर जो मार्शियन लैंड है, अगर आप ये सोच रहे हो कि उसमें पानी मिलाकर और फिर वहाँ की ईंटें बनाकर घर बना लेंगे, ना, ऐसा तो ना होगा, बिल्कुल भी ना होगा। आपके घर से ज्यादा वहाँ पानी की कीमत है, तो एक बूंद भी वेस्ट वहाँ पर तो ना होने वाली। लेकिन इसका एक दूसरा रास्ता निकाल लिया है नासा ने, और वो है स्पेस क्रीट। अब स्पेस क्रीट में हम क्या करेंगे, जो वहाँ की मिट्टी है उस मिट्टी को गर्म करके पिघला देंगे, और उस पिघली हुई मिट्टी से 3D मशीन्स के जरिए 3D होम प्रिंट किए जाएंगे। जैसे आजकल धरती पर भी आप देख रहे होंगे कि 3D मशीन से घर प्रिंट हो रहे हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरीके से स्पेस में भी घरों को प्रिंट करा जाएगा। अब देखो, यहाँ पर आपके दिमाग में 2 सवाल आएंगे कि क्या ये संभव है, मतलब क्या हम चांद की मिट्टी को मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं? वेल भाई साहब, पिघला सकते हैं का तो सवाल ही नहीं है, पिघला चुके हैं। मतलब चांद से जो हम मिट्टी के सैंपल लेकर आए थे, हमने उन पर एक्सपेरिमेंट किए हैं और लेजर्स की मदद से उसे पिघलाकर हमने ये पाया कि भाई साहब वो जो मटेरियल बनेगा वो बड़ा मजबूत होगा। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप साइंटिफिक रिपोर्ट में पब्लिश एक रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, जिसमें लेजर के द्वारा जो मून की मिट्टी है यानी कि रेगोलिथ, उसके पिघलने के बाद जो नया मटेरियल बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया है। अब ये जितने भी पर्चों पर मैंने चर्चा की है, ये आपको पढ़ने के लिए कहाँ मिलेंगे? वहीं पर जहाँ हर बार मिलते हैं, विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर। लिंक कम्युनिटी पोस्ट और डिस्क्रिप्शन दोनों मिल जाएगा। अब आगे सुनिए। और क्योंकि अब आप स्पेस में मतलब चांद या मंगल ग्रह पर घर बना चुके हो, तो वहाँ की मिट्टी का इस्तेमाल हम फसल उगाने के लिए भी कर सकते हैं, बशर्ते हमें ऑक्सीजन मिल जाए, और ऑक्सीजन मिलेगी पानी से। अब बात कर लेते हैं हवा की। तो देखो, मून पे तो ना के बराबर एटमॉस्फेयर है, और मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड की भरमार है, मतलब एटमॉस्फेयर वहाँ भी बहुत हल्का है। अब समस्या है ये कि जैसे हम धरती पर घूम लेते हैं ना, मतलब मन करा तो कुछ पहन लिया, ना मन करा तो ऐसे ही निकल लिए, मतलब हवा लगती रहेगी, ये सब वहाँ ना चलेगा। वहाँ तो प्रॉपर बॉडी सूट पहनना पड़ेगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ घर से बाहर निकलने के बाद की। घर के अंदर तो इस तरह का जुगाड़ बना लेंगे जैसा स्पेसशिप के अंदर बनाते हैं, मतलब क्लोज्ड कन्फाइंड एनवायरनमेंट, जो कि सुरक्षित होगा। मतलब जो खुल्लम खुल्ला आपको हवा लेने की आदत है ना, वो घर के अंदर ही ले सकते हैं। अब एक और सवाल आता है कि डिसाइड कैसे करेंगे कि किसका प्लॉट कहाँ है? मतलब धरती पे तो हमने बॉर्डर खींच रखे हैं, स्पेस का क्या? तो देखो, आज की तारीख तक भी स्पेस में किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करने का अधिकार नहीं है। मतलब स्पेस में जो कुछ भी है वो सबका है। और ये कब तक रहेगा ये नहीं कह सकते कुछ भी। यानी कि ये समझौता जब तक के लिए ही है जब तक कोई स्पेस में अपना क्लेम न ठोक दे। और भैया जिस दिन क्लेम ठोक देगा तो 2 ही तरीके हैं, या तो उसे स्वीकार कर लो या विरोध में लड़ाई लड़ो। अच्छा, ये जो ग्रेविटी वाली समस्या है, ये मून और मार्स पर नहीं है। अब नहीं से मेरा मतलब ये नहीं कि धरती के बराबर ग्रेविटी मिल जाएगी, ना ना ना, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन कम से कम हमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ
वहाँ पर इतनी ग्रेविटी तो है कि हम वहाँ के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या वहाँ पर जनसंख्या को बढ़ाया जा सकता है? मतलब जाके तो तभी फायदा है ना जब जनसंख्या आगे बढ़े। अगर मनुष्य जीवन वैसे ही खत्म हो जाएगा तो वहाँ जाने का फायदा ही क्या? ये चैप्टर तो धरती पे वैसे भी क्लोज हो सकते हैं, तो इतना खर्चा करके वहाँ जाकर घूम घाम के आने में कोई फायदा तो है नहीं। अब देखो, बड़े दुख के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि स्पेस में जनसंख्या को बढ़ाना आसान नहीं है। मतलब कॉस्मिक रेडिएशन, जिसे अर्थ का जियो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मतलब काफी हद तक काउंटर कर लेता है, ये भाई साहब स्पेस में आपको इसकी भरपूर डोज मिलेगी जो हमारे डीएनए को डैमेज कर देगा। अब इससे होगा ये कि मर्दों में इनफर्टिलिटी, नहीं तो दोनों में होता है, मतलब मर्द और औरत दोनों में इनफर्टिलिटी बढ़ जाएगी और पैदा होने वाले बच्चों में जेनेटिक म्यूटेशन होगा, उनका शरीर ढंग से नहीं बन पाएगा। लेकिन 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 इनसे बचा तो जा सकता है और उसके लिए बिल्कुल कन्फाइंड स्पेस तैयार करना पड़ेगा। अब समस्या ये है कि भैया एक दो लोगों को अगर मान लो कंसीव कराना हो तो वो तो समझ में आता है, लेकिन हजारों लाखों लोगों को स्पेस रेडिएशन से बचाना ये संभव नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी बातें हमें कैसे पता लगी? तो देखो, नासा ने मतलब काम तो गलत किया पर करा है। इन्होंने चूहों पर, मछलियों पर और दुनिया भर के जितने भी जानवर इनको मिले सब पर स्पेस में एक्सपेरिमेंट कर डाले और इन्होंने ये पाया कि इनके जो बच्चे पैदा हुए वो एबनॉर्मल थे, उनका शरीर ढंग से डेवलप नहीं कर पाया। अब अगर जानवरों पर ये असर पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है हम पर भी पड़ेगा। हम कौन से कैप्टन मार्वल के रिश्तेदार लगे हैं जो हम पर कॉस्मिक रेडिएशन का असर ना हो। अब जरा लेग्रांज पॉइंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भैया ये होते हैं स्पेस के पार्किंग स्पॉट। अब लेग्रांज पॉइंट जैसी जगह स्पेस में कई जगह हो सकती है, ये कोई सिंगल पॉइंट नहीं है। मतलब कोई भी ऐसी दो बॉडी जो एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही हैं, तो उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर दोनों तरफ से लगने वाला बल बराबर होगा और इसी को कहते हैं लेग्रांज पॉइंट। तो अगर धरती और चांद के बीच में लेग्रांज पॉइंट ढूंढा जाए तो वो मिल जाएगा। वैसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारी प्यारी धरती और चंदा मामा के बीच में L1 नाम का लेग्रांज पॉइंट पहले से ही है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे वाह ये तो सही है, चलो पैक करो अपने बैग। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। यहाँ एक समस्या है, ये जो लेग्रांज पॉइंट है ये समय के साथ साथ अपनी जगह बदल लेता है, क्योंकि भैया हमारे जो ग्रह हैं ये एग्जैक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहे हैं, ये ओवल शेप की है, तो लेग्रांज पॉइंट की पोजीशन भी बदलती है। अब आप सोच रहे होंगे भैया इसका मतलब क्या निकला? आसान भाषा में बताओ। भाई साहब मतलब ये निकला कि अगर हमने ऐसी जगह घर बना लिया तो हमें अपने घर को लेकर भागना पड़ेगा, लेग्रांज पॉइंट के साथ साथ भागना पड़ेगा। नहीं तो जिसकी ग्रेविटी ज्यादा हुई वो हमें खींच लेगा। अब इसका ये भी मतलब निकला कि ऐसी कॉलोनी में हमें एक प्रोपल्शन सिस्टम लगाना पड़ेगा, यानी अपने द्वारा बनाए गए घर को धक्का देने का जुगाड़ जो उसे स्पेस में चला सके। लेकिन भैया इतनी ऊर्जा आएगी कहाँ से? हाँ यही तो समस्या है, इसलिए लेग्रांज पॉइंट का ख्याल छोड़ दो, बचे हुए ऑप्शंस पर चलते हैं। वैसे अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, मैंने सारे ही डिस्कस कर लिए यहाँ पर। अब पूरी वीडियो से मोटा मोटा जो निकला वो मैं आपको बता देता हूँ। जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो वो है पानी। अब वो कहाँ मिलेगा? तो उसकी खोज जारी है, हो सकता है चांद या फिर मंगल ग्रह पर मिल जाए। तो अगर हमें पानी मिल गया तो हम वहाँ क्या घर बना सकते हैं? हाँ जी, घर तो हम बना सकते हैं, इसकी तैयारी जोरों पर है। अब अगला सवाल, क्या वहाँ पर खेती की जा सकती है? तो देखो जैसे हम धरती पर करते हैं वैसे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि वहाँ पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर खेती की जा सकती है और पौधों और इंसानों को जीने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन चाहिए वो हमें पानी की सहायता से ही मिलेगी, इसलिए पानी जरूरी है। अब बात करते हैं उस प्रेशर की जिसमें हमें रहने की आदत है। तो ये जो घर बनाए जाएंगे, जैसे हम स्पेसशिप के अंदर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, इनके अंदर भी कर सकते हैं। तो भैया खाना मिल गया, पानी मिल गया, हवा मिल गई, सर छुपाने की छत मिल गई, और क्या ही चाहिए जीने के लिए। अब देखो इन सारी चीजों के होते हुए आप जी सकते हो, लेकिन कितना, इसका तो तभी पता लगेगा जब वहाँ पर किसी भाई साहब का प्लॉट कटेगा और वो वहाँ पर जाकर रहेगा। लेकिन हमें ये सारी मुसीबत उठाने की जरूरत नहीं है। अगर अभी से हम अपनी हरकतें सुधार लें, धरती के संसाधनों को ठीक तरह से इस्तेमाल करें, पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ पौधे लगाएं, ज्यादा लालच ना करें, तो शायद हमें धरती को इतनी जल्दी छोड़ने की जरूरत ना पड़े जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, ये जो वहाँ पर घर बनेंगे ये आपके लिए नहीं बनेंगे। आपको क्या लगा ये सारी चीजें आपके लिए हो रही हैं? ना ना ना, ना तो आपको मिलेगा कोई प्लॉट, ना मुझे मिलेगा प्लॉट, बस पैसे वालों को मिलेगा। वहाँ जाने में बहुत खर्चा होगा भैया। ये धरती के जितने भी अमीर लोग हैं ये हमें मरने के लिए यहीं छोड़ देंगे, मतलब धरती को तो बर्बाद ये करेंगे, परिणाम हम भुगतेंगे। इसीलिए अगर आप ज्यादा कुछ ना कर सको तो अपने हिसाब से जो आप कर सकते हो उसी हिसाब से पर्यावरण की रक्षा करने की कोशिश करो, क्योंकि जल है तभी कल है, इनके अभाव में
हर प्रयास विफल है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ